माइक ऑफ मत किया करो शिवानी, क्योंकि माइक आपका ऑन रह जाता है तो डिस्टरबेंस होता है। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करो। ये कल होमवर्क में दिया था ये क्वेश्चन मैंने। ये ट्राई करो आप, यहीं यहीं पे ट्राई करो, मुझे पता है आप नहीं करके आए होंगे। गुड इवनिंग कौशल, गुड इवनिंग चिराग। आप ये क्वेश्चन ट्राई करो सलमान, क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग। A gun fires 10 बुलेट पर सेकेंड। कोई गन है, वो 10 बुलेट पर सेकेंड फायर करती है, और ईच बुलेट, जो बुलेट है उसका मास कितना है? 10 ग्राम, विद द मजल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। वो जब निकलती है तो उसकी वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी, यानी कि जब वो गन से निकलती है तो उसकी वेलोसिटी क्या है? 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इन पोजीशन। ट्राई कर रहे हो? यस सर। करो करो। गुड इवनिंग निशा। जो भी आते जा रहे हैं क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, स्क्रीन शेयर्ड है आपके साथ में, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को करो, जल्दी से ट्राई करो। जस्ट वेट करो जोगिंदर, जस्ट वेट। अभी मैं पूछूंगा, जिसने क्वेश्चन कर लिया वो अपना हैंड रेस कर ले, हैंड रेस कर ले जिसका आंसर आ चुका है। ओके, कितने लोगों का आया है? शगुन, नीलम, जोगिंदर, सूर्यांश, 4 लोगों का आंसर आया है अभी। 4 लोगों का आंसर आया है। अच्छा जोगिंदर आप बताओ कितना आंसर आया है? जोगिंदर, सर बी। जोगिंदर बी, सर बी। 50 न्यूटन। ओके 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 जोगिंदर। सूर्यांश? सर सी। सी आ रहा है सूर्यांश का। नीलम? सर बी आ रहा है आपका भी। आदित्य? सर बी। बी आ रहा है, मतलब ज्यादातर लोगों का बी आ रहा है। ओके, देखो ट्राई करते हैं हम भी, अब अपन लोग खुद करते हैं। चलो देखो, अ गन फायर्स 10 बुलेट पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितनी बुलेट कर रही है फायर? वन सेकेंड में कितनी बुलेट फायर कर रही है? 10 बुलेट्स कर रही है ना। 1 सेकेंड में 10 बुलेट्स फायर कर रही है, तो एक बुलेट का मास कितना है? मास 10 ग्राम्स है। 10 ग्राम्स यस है, सर। या फिर 10 GM लिख दूं, चलो। तो 1 सेकेंड में 10 बुलेट्स फायर कर रही है,
तो अगर मैं 1 सेकंड में गन से निकलने वाला मास कितना होगा, टोटल 10 नंबर ऑफ बुलेट्स हैं और उनका 10 ग्राम मास है, क्या 100 ग्राम मास निकल रहा है 1 सेकंड में बुलेट से? यस सर। यस सर। 1 सेकंड में 10 बुलेट निकल रही है, 1 सेकंड में 10 बुलेट अगर निकल रही हैं तो क्या टोटल मास जो निकल रहा है बुलेट से वो 100 ग्राम निकल रहा है? 10 बुलेट हैं और पर बुलेट का मास कितना है, 10 है कि नहीं? 10 पर बुलेट का मास Yes, 10 sir. ग्राम है, तो 10 इंटू 10 तो 100 ग्राम मास पर सेकंड इस बुलेट से निकल रहा है। तो क्या मैं इसको 0.1 केजी बोल दूं? 0.1 केजी पर सेकंड बुलेट से निकल रहा है। क्लियर है? यस सर। ये क्लियर है सबको? अब देखो हमें निकालना क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन। क्या फोर्स क्या होता था? फोर्स क्या होता था? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता था। Yes, sir. सेकंड लॉ से मास इनटू एक्सेलरेशन तो होता ही है, सेकंड लॉ से तो होता ही है, वो मास इनटू एक्सेलरेशन तो होता ही है। क्या ये भी होता था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी? Yes, sir. Yes, sir. डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता था। Yes, Yes, sir. sir. तो देखो अगर हम चेंज इन मोमेंटम, फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यही होता है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब या फिर यहाँ पे डेल्टा टी लिख दो, चलो डेल्टा टी, ठीक है। अब डेल्टा पी को क्या लिख सकता हूं, टोटल मास कितना निकल रहा है इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन Yes, sir. बुलेट अपॉन टाइम कितना है, देखो पर सेकंड है, तो क्या मैं t इक्वल टू 1 सेकंड लिख सकता हूं? अरे पर सेकंड दे रहा है ना, हमने पर सेकंड मास निकाल लिया है, Yes, पर sir. सेकंड मास फ्लो हो रहा है, ये हमारा 1 सेकंड टाइम हो गया। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी बुलेट की, भाई इनिशियली गन में बुलेट रेस्ट पे होगी ना। Yes, sir. Yes, sir. इनिशियली जब आप गन में बुलेट को डालते हो, गोली इतनी लंबी राइफल में आपने देखी होगी, इतनी बड़ी गोली होती है, उसको जब डालते हो गन में तब इनिशियली तो वो रेस्ट पे होती है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जब गन से निकलती है वो बुलेट तब क्या दी हुई है उसने, 50 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 50 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. अब देखो मास Yes, कितना sir. निकल रहा है पर सेकंड, 0.1 केजी पर सेकंड इनटू, अब वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है 50, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, अपन टाइम क्या है 1 सेकंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. है? Yes, sir. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा? Yes, Yes, sir. sir. आपने क्या किया होगा कि इसको 100 ग्राम ही पुट कर दिया होगा यहाँ पे, इसीलिए किसी का सी ऑप्शन आया है और जिसका बी ऑप्शन आया है उसने 100 ये 10/10 किया भी होगा, लेकिन 10 का मल्टीप्लाई कैसे किया है और ये पता नहीं। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक ए ऑप्शन कैसे आया? Yes, sir. Sir, clear है. सबको क्लियर, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये तो आपका 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट ओनली, फास्ट करो। हमेशा फॉर्मूला कंडीशन देख के लगता है, हमारा F इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला लगेगा जब आपका एक्सेलेरेशन दिया हो, जब दो वेलोसिटी दी हो, इनिशियल फाइनल दिया हो, वेलोसिटी दी हो, तो हम वहां पे इजीली वहां पे भी F इक्वल टू एम ए निकाल सकते थे, लेकिन अगर टाइम 1 सेकंड के लिए कि 0 से, देखो इस क्वेश्चन को एक और तरीका था आपका कि 1 सेकंड में कोई वैल्यू पहुंच रही है, 0 से वेलोसिटी पहुंच रही थी कितने तक, 50 मीटर पर सेकंड तक पहुंच रही थी कि नहीं थी बुलेट की स्पीड? अरे पहुंच रही थी ना। Yes. सर। तो हम Yes, हम sir. यहाँ से क्या करते, एक्सेलरेशन निकाल लेते। एक्सेलरेशन कैसे निकालते, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो v आपको दिया हुआ है 50, u क्या है 0, प्लस a क्या है आपका निकालना है, t क्या था 1 सेकंड, तो a क्या आ जाता आपका
ये क्या आ जाता 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता कि नहीं आता एक्सेलरेशन आता। Yes, sir. ये सेकंड मेथड है इसका। Yes, sir. ये वाला मेथड जो मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड दूसरे कलर से करता हूँ इसको, है ना, दूसरे कलर से थोड़ा सा इजी रहेगा समझना। एक सेकंड रुको, ये देखो, अगर आप इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 0 और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है आपको क्या 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और आपको टाइम कितना दिया हुआ है, मान लो 1 सेकेंड। अब आपको यहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। v क्या है 50, Yes, sir. u क्या है 0 प्लस a आपको निकालना है, t क्या है 1, तो a आपका आ गया 50 मीटर पर सेकंड उसका। अब आपको f इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला निकाल दो, लगा दो f इक्वल टू एम ए। m क्या है, m क्या था 0.1 kg पर सेकंड था ना m, Yes, sir. उतना केजी मास एक सेकंड में निकल रहा, तो हम एसआई यूनिट में टाइम को सेकंड लेते हैं, इसलिए मास क्या है 0.1 और एक्सेलरेशन क्या है 50, तो आपका क्या आ गया 5 न्यूटन, 5 न्यूटन आ गया कि नहीं आ गया। 5 minutes. इस मेथड से Yes, भी sir. निकाल सकते थे, और आप यहां से चेंज इन मोमेंटम करके भी निकाल सकते थे, दोनों मेथड से आप करते आंसर आपका 5 न्यूटन ही आता। अब इस वाले का बताओ कितना आया इस वाले का। सर 8 सर 8 8 आया, सबका 8 आ रहा है। यस सर Yes, sir. इसमें तो सिंपल क्या करना था, एम आपको दिया हुआ है, एम आपको दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है, ये क्या है ए, और ये 2 सेकंड के लिए है, 2 सेकंड के लिए, तो आप सिंपल वाला क्या पूछा आपको, फोर्स पूछा है, तो एफ इक्वल टू सिंपली आप बता देते एम ए, इस 2 सेकंड की कोई जरूरत ही नहीं थी। एम क्या है 1 kg, ए क्या है 8, तो क्या आ गया 8 न्यूटन। क्लियर है, यस सर Yes, sir. इससे हलवा आंसर, इससे हलवा क्वेश्चन तो होगा ही नहीं कोई। अब ये क्वेश्चन करके बताओ जरा, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा 4 मिनट, ये क्वेश्चन करो आराम से सोच के, आपको हिंट दे रहा हूं, आप फॉर्मूला लगेगा आपका F इक्वल टू dp अपॉन dt, ये वाला फॉर्मूला लगेगा कंसेप्ट। dp अपॉन dt लगेगा, और dt को f के साथ में पहुंचा दो तो इंटीग्रेशन करोगे दोनों साइड, उधर क्या हो जाएगा f dt हो जाएगा, f की वैल्यू पुट कर दोगे 100 साइन t, और दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे। क्या पूछा है, इंपल्स पूछा है, चेंज इन मोमेंटम निकाल दो, वही आपका इंपल्स होता है ना, चेंज इन मोमेंटम में तो इंपल्स होता है। रेस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो, करो क्वेश्चन, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो पहले, आप ध्यान से क्वेश्चन करो, फिर आपको सॉल्व करते हैं इसको। Sir, कर लिया. ओके वेट करो, वेट, बाकी लोगों को भी करने दो नीलम।
हैंड रेस करो, किस किस का हो गया है? 7 पीपल्स। माधव, माधव, सर कर रहा हूँ, अभी रुको सर। ओके ओके ओके, आपका हैंड रेस था इसलिए पूछा मैंने। नीलम, Yes, sir. Yes, sir. क्या आंसर आया? Sir, B. 200 Newton. ओके, 200 न्यूटन। न्यूटन सेकंड होगा। शगुन, शगुन Yes, sir. क्या आया? Sir, B. बी आ रहा है आपका भी। ओके, सूर्यांश, सूर्यांश पारस का भी बी आ रहा है। चलो करते हैं, अब हम ही करते हैं। देखो, क्या हम फोर्स हमारा ये होता है, Yes, sir. फोर्स हमारा क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बोल सकते हैं इसको। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि एफ डी टी इक्वल टू डी पी, लिख सकता हूँ? Yes, sir. तो देखो, Yes, Yes, sir. sir. अगर मैं यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट करो, एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एफ साइन टी, वो सॉरी 100 साइन टी, Sir, 100. 100 Yes, साइन sir. 100 साइन टी डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीपी होगा। अब देखो दोनों साइड इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करना है तो इसको कहां से कहां तक करना है? टाइम को, जीरो से पाई तक क्या है टाइम? Pi तक. Yes, sir. जीरो से पाई। यहाँ क्या होगा? 100 साइन टी डी टी इक्वल टू, ये क्या होगा? इनिशियल से फाइनल होगा, Yes, Yes, sir. sir. मोमेंटम इनिशियल से फाइनल होगा ना, डीपी। तो इसको मैं इधर लिख दूं जरा मैं, क्या? पी फाइनल माइनस के पी इनिशियल, ये तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये हो जाएगा। Yes, sir. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 100 बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? Sir, साइन टी का cos. Cos theta. माइनस के कॉस टी होगा बेटा, माइनस के कॉस टी होगा। माइनस टी को कॉस टी होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, sir. आपने क्या किया है? Sir, minus ही किया है. माइनस के कॉस टी होगा, और लिमिट क्या आएगी? जीरो से पाई आएगी। Yes, Yes, sir. sir. तो देखो ये 100 यहां से यहां रहा, अपर लिमिट अप्लाई करो, माइनस के कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, यही होगा। Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. देखो यहाँ से 100 का 100 रहा, माइनस के कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? -1, Sir, minus के 1. माइनस, और कॉस जीरो की वैल्यू भी क्या होती है? Sir, 1 नहीं होती. हैं? रेडियन की बात कर रहा हूँ, कॉस जीरो Sir, -1. है, Sir, -1. -1 तो होगी ये भी, ये है? सर जीरो में पूछ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, 0 टू पाई और कॉस की वैल्यू, जीरो से जीरो कॉस जीरो की वैल्यू सर 1 होती है। Sir, 1 नहीं होती है. One होती है, 1 हो गई। 1 तो देखो यहां से क्या होगा? ये तो फिर 0 हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल कॉस जीरो, ठीक है। कॉस जीरो की वैल्यू 1 ही होगी ना प्लस के? यस सर। एक कॉस हैं? Sir, -1. Sir, -1 होगी जो यहाँ पे आपने लिखे ना माइनस. -1 होगी बेटा, यहाँ पे -1। Yes, ये sir. वाली -1 होगी. -1 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, Yes, sir. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 100 × 2, तब जाके होगा आपका 200 न्यूटन। Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये आपका मैं उससे आपका टैप सॉल्यूशन है, ये आपका दिख रहा है आपको, टैप सॉल्यूशन है। लिमिट 0 टू पाई क्यों हो रही है यहाँ पे? देखो टाइम कहां से कहां जा रहा है? 0 से पाई तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? Yes, sir. 0 से पाई तक टाइम जा रहा है।
हम रेडियन में बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, रेडियन में बात कर रहे हैं सारी की सारी, यस सर। हम रेडियन में बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि किसमें दिया हुआ है, सारी चीज किसमें दी हुई है, रेडियन में दी हुई है। क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस अभी सर। ये आपको 3 सॉल्यूशन है, ये तीनों सॉल्यूशन आपको करने हैं होमवर्क में। इसमें करने हैं होमवर्क में, तीनों सॉल्यूशन करने हैं, तो इनके सॉल्यूशंस कल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है? ओके सर। यस सर। अब हम आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ क्या होता है? Sir, it states that to every action there is an opposite direction. Every action there is an equal and opposite Equal and opposite reaction. Yes. Equal and opposite reaction होता है बेटा। To every action there is an equal and opposite reaction। बेटा चीटिंग करके बोल देते हैं आप। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे धकेल रहे हो, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर आप यहाँ से धकेल रहे हो इसको, तो ये ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा उतना ही, जैसे कि आप यहाँ पे फिक्स है, ये ऑब्जेक्ट फिक्स है, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगेगा। समझ रहे हो? यस सर। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आप कभी बोट में बैठे हो, कभी बोट में, यहाँ पे इस बंदे को देख रहे हो, इस बंदे को देख रहे हो, बोट में जब तैर रहा है, वो मतलब दौड़ रहा है ना, देखो बोट थोड़े थोड़े पीछे की तरफ जा रही है, जब ये यहाँ से जंप करके इधर आ रहा है ना, यहाँ से जंप करके आ रहा है इधर, तो आपने देखा होगा जब आप कहीं से एक जगह से जंप करते हो दूसरी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह जंप करते हो, जहां से कूद के दूसरी जगह जा रहे होते हो, तो उस जगह को पीछे की तरफ धकेलते हो जोर से। यस सर। पीछे की तरफ धकेलते हो, तो ये देखो, ये जब पर्सन यहां से जब यहाँ पे जंप कर रहा है, तो ये बोट को पीछे की तरफ धकेल के आ रहा है, बोट को पीछे की तरफ धकेल के आ रहा है, तभी आगे की तरफ पहुंच पा रहा है। यस सर। यस सर। तो पीछे की तरफ धकेल, इसीलिए देखो बोट पीछे की तरफ जा रही है। तो होता क्या है कि जैसे ही ये पर्सन आगे की तरफ एक्शन लेना चाहेगा, ये तो रहा जो पर्सन ने लगाया वो था एक्शन, और ये पीछे की तरफ जिसकी वजह से बोट पीछे की तरफ जा रही है, वो क्या होता है? रिएक्शन। रिएक्शन वो होता है रिएक्शन। जैसे आप बॉल में ऐसे मार रहे हो, ऐसे ऐसे आप मार रहे हो बॉल में, बॉल में अगर आप ऐसे मार रहे हो, जो आप देख रहे हो बॉल को, वो है आपका एक्शन, लेकिन जो बॉल हमारे हाथ पे जो फोर्स लगा रही है उसे क्या बोलते हैं हम? रिएक्शन। क्लियर है? यस सर। देखो जैसे कि हमारी रॉकेट्स उड़ती है ना, रॉकेट हमारी कैसे उड़ती है? ये आपको रॉकेट दिख रही होगी, इसके पीछे आग निकल रही है, दिख रही है कि नहीं? यस सर। देखो यहाँ से डाउनवर्ड फोर्स आएगा, एक डाउनवर्ड फोर्स आया, और ये क्या है? इस आग की वजह से, ये आग क्या कर रही है? एटमॉस्फेयर को पीछे की तरफ धकेल रही है। यस सर। आग यहाँ से, आग एक हाई स्पीड में निकलती है, काफी हाई स्पीड में, विद एयर भी निकलती है, मतलब गैसेस भी निकलती है, इसके अंदर से गैसेस निकलती हैं, तो ये एटमॉस्फेयर को पीछे की तरफ धकेलती हैं, तो उस एटमॉस्फेयर को पीछे की तरफ धकेलती है ना, तो एटमॉस्फेयर इसकी तरफ आगे की तरफ एक फोर्स लगाता है, उसे अपवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। यस सर। जैसे ही आप रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता है, तो नीचे की तरफ वो पीछे से आग निकलती है, वो एटमॉस्फेयर को पीछे की तरफ धकेलती है, और उसकी वजह से रॉकेट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो उड़ती है। देखो ऐसे ऐसे उड़ती है ना रॉकेट। तो रॉकेट किस कौन से लॉ के हिसाब से उड़ती है? कौन से लॉ के अकॉर्डिंग उड़ती है? न्यूटन थर्ड लॉ। अब सिमिलरली अब थर्ड लॉ होता कैसे है? मतलब जो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, हमने पढ़ा था कि फोर्स जो होता है, हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स कोई भी कभी भी अकेला एक्ट नहीं करता, हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में ही एक्ट करता है। अगर आप किसी को मारोगे तो वो भी आपको उतने ही फोर्स से मारेगा। यस सर। जैसे आप दीवार में थप्पड़ मार रहे हो, तो जितने फोर्स से आप दीवार में थप्पड़ मार रहे हो, उतने ही फोर्स से दीवार आपको थप्पड़ मार रही है, आपके हाथ में। तो वो होता क्या है? अकर साइमल्टेनियसली। जो एक्शन रिएक्शन जो पेयर होता है, वो अकर साइमल्टेनियसली, मतलब जैसे ही आपने दीवार को ऐसे थप्पड़ मारा, उसी टाइम पे दीवार भी आपको थप्पड़ मार रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि आपने दीवार को थप्पड़ मारा अभी, वो आधा घंटे बाद दीवार आपको थप्पड़ मारेगी। थप्पड़ आपके गाल में नहीं मारेगी, हाथ में ही थप्पड़ मारेगी।
हाथ में ही, मतलब वो आप इस पर जैसे ही फोर्स लगा रहे हो उसी टाइम पे, उसी इंस्टेंट पे आपके अपोजिट डायरेक्शन में वो भी फोर्स लगाएगी साइमल्टेनियसली, मतलब सेम टाइम पे फोर्स लगाएगी। वो अपोजिट डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन आप अगर ऐसे मार रहे हो कहीं पे, तो उसके जस्ट अपोजिट आप अगर ऐसे मार रहे हो तो आपको ऐसे फोर्स फील होगा, रिएक्शन फोर्स अपोजिट फील होगा उसके। यस सर। और एक्ट अलोंग द सेम लाइन, एक्ट अलोंग द सेम लाइन। मान लो कि आप दीवार के किसी कॉर्नर पे मार रहे हो ना, तो आपको से जितना हाथ आपका दीवार से टच हो रहा है उतने ही हाथ पर फोर्स फील होगा आपका, सेम लाइन में। जैसे जिस एंगल पे आप फोर्स लगा रहे हो दीवार पर, दीवार भी आपके ऊपर रिएक्शन फोर्स उसी एंगल पे लगाएगी। यस सर। समझ में आ रहा है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मतलब आप कुछ भी मान लो, दीवार मान लो, अलमारी मान लो, या बोर्ड मान लो, या लैपटॉप मान लो, या आपके हाथ में मोबाइल है उसको मान लो, या टेबल मान लो, कुछ भी मान लो। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ, जैसे कैसे ठोकोगे, जितना फोर्स आप टेबल पर लगा रहे हो टेबल भी आपको उतना ही फोर्स लगा रही है। यस सर। देखो ये बोल भी रहा है कि इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर। सेम नेचर क्यों है? अगर आप इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हो, आगे पढ़ेंगे हम, जैसे कि आप इसको नीचे की तरफ धक्का दे रहे हो तो वो आपको ऊपर की तरफ धक्का देगी। अगर आप इसको खींच रहे हो, अभी हम आगे पढ़ेंगे टेंशन पढ़ेंगे। जैसे आप किसी रॉड को, किसी स्ट्रिंग को, किसी रस्सी को, मतलब किसी वायर को खींचोगे, एक साइड से खींचोगे तो वायर भी आपको उतने ही फोर्स से खींचेगा। यस सर। तो दोनों का नेचर भी सेम होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। अब जैसे ये है, इस बॉक्स के ऊपर ये बॉल रखी हुई है, इस बॉक्स के ऊपर जैसी बॉल रखी हुई है तो ये बॉल क्या कर रही है, इस पे एन न्यूटन फोर्स लगा रही। मान लो नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या लगा रहा है, बॉल लगा रही है इस क्यूब पे, और ये क्यूब इसके ऊपर लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन से ऊपर की तरफ। इसको जो बोलते हैं ना वेट की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे। इसकी वजह से इसका जो वेट था वो किधर लग रहा था, डाउनवर्ड लग रहा था कि नहीं? यस सर। तो अभी हम वेट का कंसेप्ट नहीं ला रहे हैं, अभी सिर्फ हम नॉर्मल रिएक्शन का ले रहे हैं कि इसकी वजह से इसकी वजह से फोर्स लगेगा इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जब इस पे फोर्स लगाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन तो ये बॉक्स भी लगाएगा इस बॉल पे अपवर्ड डायरेक्शन, यस सर। अपवर्ड डायरेक्शन लगाएगा। और ये कैसे लगता है नॉर्मल रिएक्शन, कौन सा एंगल होता है, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। लेकिन ये वाली चीज जो आपने पढ़ी ना, एक्ट अलोंग द सेम लाइन, एक्ट, देखो जिस लाइन में ये जो स्फीयर था ये क्यूब के ऊपर फोर्स लगा रहा था, क्या उसी लाइन में क्यूब ने स्फीयर के ऊपर फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में? यस सर। तो दोनों सेम लाइन में ही एक्ट कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। हाँ? बेटा बाकी लोग भी तो बोलो, एक ही नीलम बोल रही बस। यस सर। Yes, sir. मुझे ऐसा लगता है अकेली नीलम ही क्लास ले रही, बाकी लोग क्या कर रहे हैं Yes, पता sir. नहीं। अभी सर 50 आज अक्षय नहीं क्लास में ना तब। अच्छा अक्षय नहीं है आज। अक्षय क्यों नहीं है आज? सर वो बीमार हो गया है। अच्छा बीमार हो गया अक्षय, ओके। अब देखो न्यूटन्स लॉ के एप्लीकेशन कुछ देख, जैसे आप चलते हो ना, बारिश के टाइम पे आप फिसल जाते हो, बारिश के टाइम पे फिसल जाते हो कि नहीं, कच्चे में चलोगे तो यस यस तो उस टाइम पे क्यों फिसलते हैं, वो कंसेप्ट आएगा फ्रिक्शन में, लेकिन अभी हम कंडीशन ले रहे हैं कि न फिसलने वाली, कि जैसे आप चलते हो, देखो जैसे आपका वेट इस एंगल से अगर लग रहा है पंजे पे, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। Yes, sir. पूरा पैर कांटेक्ट नहीं है, सिर्फ आगे वाला ये वाला पोर्शन है कांटेक्ट में है। तो देखो इस एंगल पे आपका एक्शन फोर्स वेट लग रहा है, और यहां से सेम एंगल पे आपको रिएक्शन फोर्स लग रहा है। यस सर। Yes, जो sir. ऊपर से Yes, आपका sir. जो वेट लग रहा है उसको हम बोल रहे हैं एक्शन, और जो इधर से ग्राउंड लगा रही है आपके पैर पे उसको हम बोलते हैं रिएक्शन। उसको बोल रहे हैं हम क्या? यस सर। रिएक्शन। क्लियर है? अब एप्लीकेशन एक और एप्लीकेशन है, ये देख रहे हो, ये लेडीज दिख रहे हो आप, ये बैठ रही हैं कुर्सी के ऊपर, और इस क्या इनका वेट, क्या इसका वेट जो है लेडीज का वेट इस कुर्सी पर डाउनवर्ड लगेगा ना? Yes, sir. तो देखो Yes, इसका sir, downward वेट डाउनवर्ड लगेगा तो चारों पैरों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब ये जो चेयर थी ना वो कमजोर थी, देखो इसके पैर हिल के, देखो जैसे ये लेडीज बैठ रही है तो पैर हिल के टूट जा रही है, देखो। तो ये क्यों टूट रही है? क्योंकि ये जो लेडी है उनका वेट है ज्यादा,
मान लो इनका वेट था मान लो 60 केजी, तो क्या हो जाएगा, 600 न्यूटन फोर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा लेडीज के द्वारा। यस सर। तो ये लेडीज तो इसके ऊपर 600 न्यूटन फोर्स लगा रही हैं, लेकिन ये चेयर लेडीज के ऊपर 600 न्यूटन फोर्स नहीं लगा पा रही है फोर्थ डायरेक्शन में, इसीलिए ये चेयर क्या हुई, ब्रेक हो गई, सर टूट इसलिए चेयर टूट टूट यस गई। देखो, द चेयर वुड नॉट हैव एक्सटेंडेड अ फोर्स, यानी कि जितना इसने फोर्स लगाया 600 न्यूटन का, उतना फोर्स चेयर इस लेडी पे नहीं लगा पा रही है, इसीलिए चेयर क्या हुई, टूट गई। यस समझ में आ सर। रहा है, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब ये आपका यस सर। उसी का जो थ्योरी लिखा है जो मैंने आपको बोला है। अब देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अभी तक हमने कैसे पढ़े हैं, दोनों लॉ, तीनों लॉ। देखो फर्स्ट लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ में क्या है, फर्स्ट और सिंपल, अ बॉडी मेंटेन इट्स स्टेट्स ऑफ इनर्शिया अनलेस अंटिल एक्टेड ऑन नेट एक्सटर्नल फोर्स। अपनी मतलब कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। यही था फर्स्ट लॉ। यस सर। सर। सेकंड लॉ क्या था, सेकंड लॉ क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट किसके इक्वल होता है, टू फोर्स, अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। नेट अनबैलेंस्ड फोर्स बोलो या नेट फोर्स बोलो, नेट फोर्स, फोर्स नहीं, नेट फोर्स, ठीक है। थर्ड लॉ क्या था, थर्ड लॉ, सर किसी का माइक ऑन है। एक मिनट, सर डिस्टरबेंस हो रही है। कौन है फिर माइक वाला, ये कौन, किसका ऑन है, आपने देखा था ये? दिनेश बंसल। क्या दिनेश बंसल है कोई। बंसल, ओके एक मिनट, दिनेश सर अब बंद है। सर अब बंद कर लिया माइक। दिनेश कुमार है कोई एक, तो दिनेश बंसल भी है। दिनेश बंसल हाँ है। दिनेश बंसल है, ठीक है, अभी बंद कर लिया है, लेकिन अब की बार इलाज कर दूंगा आज, अगर नहीं किया तो सही। थर्ड लॉ क्या था, थर्ड लॉ, To every action there is an equal and opposite reaction. यस, हम ये बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं ऑल फोर्सेस इन नेचर आर ऑलवेज जनरेटेड इन पेयर। Yes ये sir. भी तो बोल सकते हैं ना कि ऑल Yes, फोर्सेस आर जनरेटेड इन पेयर। मान लो हम यहाँ पे किसी बॉक्स पे अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं, ये आराम से टिका हुआ है किसी सरफेस पे, तो क्या ये भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा? Yes sir. तो ये था थर्ड लॉ। अभी तक हम ये तीनों लॉज को पढ़े हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्या आता है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं भाई, बताओगे? अरे कॉन्टैक्ट नाम से क्या समझ में आ रहा है? सर जैसे कि दो बॉडीज का कांटेक्ट। When an object come into contact with another object, कोई एक ऑब्जेक्ट, मान लो ये दोनों हाथ है मेरे, ठीक है, दोनों हाथ, इसको एक ऑब्जेक्ट मान ले रहा हूं और इसको एक ऑब्जेक्ट मान रहा हूं। जब ये दोनों कांटेक्ट में आने से आ जाएं, उसके बाद इनके बीच में जो फोर्स जनरेट हो रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, नॉर्मल फोर्स भी हो सकता है, फ्रिक्शन, भाई देखो नॉर्मल फोर्स क्यों लगता है, जैसे किसी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा था, तभी तो अपवर्ड नॉर्मल फोर्स लग रहा था। यस सर। तो ये कांटेक्ट की Yes, वजह से sir. ही तो आ रहा है। तो कांटेक्ट फोर्सेस किस किस टाइप Yes, के हो sir. सकते हैं, मान लो देख, फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगता है। जब हम फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, Yes, sir. इसके बाद फ्रिक्शन चैप्टर ही पढ़ेंगे, वो काफी अच्छे से पढ़ाएंगे फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है, क्यों लगता है। लेकिन इतना समझ में आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जब तो कांटेक्ट, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ये वाला, और ये वाला मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इसको ऐसे स्लाइड कर रहा हूँ, ये एक ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या ये कांटेक्ट में है दोनों? यस सर। दोनों कांटेक्ट में है। जब ये कांटेक्ट की वजह से जैसे मैं आगे की तरफ इसको धकेल रहा हूँ, आगे की तरफ धकेले, तो ये पुशिंग फोर्स लगा रहा हूँ, तो मेरा हाथ, Yes, sir. जो मेरा हाथ है वो ये क्या ये कैलकुलेटर से कांटेक्ट में, तभी पुशिंग फोर्स लगा पा रहा है इस पे।
Yes, sir. है। तो ये Yes, sir. पुशिंग फोर्स भी आपका कांटेक्ट की वजह से हुआ। और ये जो इनके बीच में इस कैलकुलेटर के और सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, क्या ये भी कांटेक्ट की वजह से है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये पुशिंग Yes, या sir. पुलिंग फोर्स और आपका फ्रिक्शन फोर्स किसकी कैटेगरी में आ गए? कांटेक्ट फोर्स की। है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. आता है आपका नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट आपका ग्राउंड पे रखा हुआ था, तो ये इस ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड लग रहा था, तो इसकी जो ग्राउंड सरफेस था वो ऑब्जेक्ट पे क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन, या फिर नॉर्मल ऊपर की रिएक्शन ओर लगा बोलूं या Yes, नॉर्मल sir. फोर्स बोलूं। तो क्या ये भी कांटेक्ट की वजह से आया था? जब तक, जैसे मान लो मैं इसको ऐसे पकड़ा रहा हूं, ये नीचे वाला सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको ऐसे पकड़ू, क्या ये कभी नॉर्मल फोर्स लगाएगा? जैसे Yes, sir. जैसे नहीं मैं अपने इस वाले हाथ की नहीं पूछ रहा हूँ, इस वाले हाथ की नहीं पूछ रहा हूँ, इस वाले हाथ पूछ रहा हूँ ओनली। जब ये हॉरिजॉन्टल में इसके कांटेक्ट में नहीं, तो क्या ये नॉर्मल फोर्स लगाएगा? No, नहीं, sir. नहीं लगाएगा ना यार, कांटेक्ट में है ही नहीं। जब ये कांटेक्ट में आ गए दोनों, जब ये दोनों कांटेक्ट में आ गए, तो इस कैलकुलेटर का वेट मेरे हाथ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो मेरा हाथ भी कैलकुलेटर पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसको हम नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। Yes, sir. तो ये किसकी वजह से Yes, आया? sir. कांटेक्ट की वजह से आया। समझ में आ रहा Yes, है? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. अब देखो, एक जैसे जैसे फ्लोट सिंक हो रहा है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट तैर रहा है वाटर में, और या फिर कोई शिंक हो रहा है, तो वो भी किस वजह से है? जैसे आप देखोगे, एक बॉल लो, बॉल पानी को, प्लास्टिक की बॉल पानी के ऊपर तैरती है कि नहीं? Yes, sir. तो वो Sir, किस, तैरती है। तो वो अभी जब हम पढ़ेंगे फ्लूइड चैप्टर पढ़ेंगे ना, जब हम फ्लूइड, तो चीजें कैसे तैरती हैं, क्यों अंदर Yes, sir. डूब जाती हैं, क्यों सिंक हो जाती हैं, क्यों तैरती हैं, अगर तैरेंगी तो किस बॉडी का Sir, कितना पार्ट बाहर रहेगा, इस तरह से कितना बता अंदर रहे रहेगा। हैं। तो किसकी वजह से तैरते हैं? बायोंट फोर्स आता है वहां पे, एक आता है बायोंट फोर्स। तो ये भी किसकी वजह से आता है? कांटेक्ट की वजह से। देखो, जब तक आप Yes, sir. बॉल को पानी से ऊपर रखो, तो क्या फोर्स और पानी के बीच में कोई फोर्स लग रहा है? सॉरी, बॉल और पानी के बीच में कोई फोर्स लग रहा है? अरे बॉल पानी से बाहर है, No, sir. तब तो पानी No, और sir. बॉल के बीच में कोई फोर्स नहीं लगना। जैसे ही आप बॉल को पानी में छोड़ दोगे, तो जैसे या तो वो तैरेगी या फिर डूब जाएगी। Yes, sir. लेकिन दोनों ही कंडीशंस में बॉल पे एक फोर्स लगेगा, बॉल का वेट लगेगा नीचे की तरफ, और एक पानी भी फोर्स लगाएगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिसको हम बायोंट फोर्स बोलेंगे। तो ये बायोंट फोर्स किसकी वजह से आया था? पानी से कांटेक्ट की वजह से आया कि नहीं आया है? Yes, Yes, sir. sir. तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा? कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आएगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. तो एक आता है जैसे पुली, ये पुली दिख रहा है आपको? Yes, sir. ये दिख रहा है? Yes, sir. अब देखो, इससे जब बंधी हुई है, ये देखो टेंशन है इस वाले साइड में, ये स्ट्रिंग तो सेम है कि नहीं? देखो, सेम स्ट्रिंग इसके Yes, ऊपर से तैर के आ रही है, इसके ऊपर होके आ रही है, सेम स्ट्रिंग है। ये हम अभी रोप पुली वाले कंसेप्ट में भी पढ़ेंगे। जब स्ट्रिंग सेम रहती है, उसमें टेंशन सेम रहती है, टेंशन सेम रहती है। देखो, टेंशन क्या होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ वायर पुल्ड फ्रॉम द अपोजिट साइड। देखो, जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे खींचूं, इसको पेन को मान लो मैं रॉड मान लेता हूं, पेन को वायर मान लिया, चलो मैंने वायर मान लिया। अगर इस साइड से एक फोर्स से खींच रहा हूं और इस साइड से एक फोर्स से खींच रहा हूं, तो क्या इस साइड वाला इस पे जो फोर्स लगाएगा, भाई इस पेन को अगर मुझे इसी कंडीशन में रखना है, तो इस हाथ से जो फोर्स लगाऊंगा वो इस हाथ के फोर्स के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. और अगर Yes, sir. अगर ये पेन नहीं टूट रहा है, मान लो, चलो ऐसे बताता हूँ आपको। जैसे ये पेन है, ये कैप है, ये बात सॉरी पेन है। जैसे ये पेन है, इस पेन पे अगर मैं इस साइड से फोर्स लगा रहा हूँ, इस साइड से फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इस पेन के एक पार्ट को देख रहा हूँ, छोटे से पार्ट को। जैसे कि यहां से जब ये मूव कर रहा है ना, तो जैसे मान लो एक छोटा सा पार्ट देखूं, इसका एक ये वाला पार्ट देखूं मैं, ये वाला छोटा सा एक स्ट्रिंग का पार्ट देखूं मैं, स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट देखूं, स्ट्रिंग पे क्या हो रहा है? इसका वेट लग रहा है, अरे इसका Yes, वेट sir. लग रहा है, इसका वेट ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है, तो स्ट्रिंग को ऐसे इस तरफ खींच रहा होगा कि नहीं खींच रहा होगा? Yes, sir. अरे खींच रहा होगा। Yes, sir. तो अगर ये Yes, sir. इधर कोई खींच रहा है, तो इस साइड से भी कोई फोर्स लगा रहा होगा? Yes, sir.
है? तो Yes, अगर ये स्ट्रिंग एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं होती, अगर ये पूरी स्ट्रिंग नहीं होती, तो क्या ये दोनों फोर्स इक्वल हो सकते थे? अगर ये स्ट्रिंग टूट जाए, मान लो टूट जाए, तो क्या इधर वाला टी और इधर वाला टी दोनों इक्वल हो सकते हैं? No, sir. हैं? तो No, sir. ये भी किस वजह से हो रहा है? कांटेक्ट की वजह से। कांटेक्ट की वजह से हो रहा है। Yes, हाँ? sir. तो ये Yes, थे sir. हमारे Yes, sir. कांटेक्ट फोर्सेस के टाइप। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा काम आने वाला है वो है आपका नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, देखो नॉर्मल रिएक्शन में क्या होता है? when two bodies are in contact with each other, they experience a force called contact force. It's a electromagnetic in nature. electromagnetic क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या Force होता है? होती है। देखो Sir, force होती है। देखो इसके कुछ एटम होंगे। देखो मुझे ये बताओ, इसके कुछ एटम होंगे? इसके होंगे कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. होंगे ना? इसके कुछ एटम होंगे, इसके कुछ इस सरफेस पे एटम होंगे 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 कि Yes, नहीं? Yes, sir. देखो ये Yes. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की नेचर है ना, ये थोड़ी एडवांस थ्योरी में बताते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस तरीका है कि इसके जो एटम होते हैं और इसके जो एटम होते हैं, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है। किसकी वजह से? ये 12th में आएगा आपको, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। देखो जब नेगेटिव चार्ज होता है, क्या वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है? Yes, करता है कि sir. नहीं? Yes, sir. Yes, तो देखो sir. इसमें Yes, कुछ sir. इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें कुछ प्रोटॉन होंगे। तो क्या उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा? क्या वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? Yes, हैं? sir. तो उसी वजह से उन्हीं फोर्सेस की वजह से, उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से हम बोलते हैं इनको कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नेचर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नेचर होता है फ्रिक्शन फोर्स। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है Yes, वो sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो, जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे ना, इसको डिटेल में तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो, सारी चीजों को साइड में रखते हुए, कि जैसे ही इसका फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, नेचर डाउनवर्ड वेट लग रहा है, इसका Yes, sir. वेट डाउनवर्ड लग रहा है, Yes, तो sir. क्या ये सरफेस भी इसको सेम लाइन ऑफ एक्सिस में एक फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस? नॉर्मल Yes, sir, रिएक्शन normal. हमेशा Yes, sir. जिस सरफेस पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। Yes, sir. जैसे मान लो ये कोई सरफेस है और इस पे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर लगेगा। Yes, sir. जस्ट परपेंडिकुलर लगेगा। क्लियर है? Yes, sir. अब Yes, देखो sir. अब देखो अलोंग कौन सा लगता है? फिर अलोंग कौन सा लगता है? अलोंग कौन सा लगता है? Sir, down. अलोंग लगता है फ्रिक्शन फोर्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे जिसका फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एन होता है कि नहीं? म्यू एन, Yes, Yes, sir. sir. म्यू एन होता है। Yes, sir. म्यू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और एन क्या होता है? नॉर्मल Normal रिएक्शन। reaction. अब जो हमारा वेट होगा, वो वेट वर्टिकल लगेगा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। इस वेट का एक कंपोनेंट आएगा इधर, वो एक कंपोनेंट Yes, आएगा sir. इधर। ये सारे Yes, sir. क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। दूसरी बात, जब हम फ्रिक्शन में पढ़ेंगे ना, तब इन चीजों को डिटेल्ड में पढ़ेंगे। Yes, sir. अभी आपको इतना समझ में आया कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जो जिस सरफेस पे लगता है उसके परपेंडिकुलर लगता है, जिस सरफेस पे रखा होता Yes, sir. है ऑब्जेक्ट, Yes, sir. Yes, sir. परपेंडिकुलर लगता है। और देखो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के रिजल्टेंट को ही हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों के रिजल्टेंट को हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कौन से होते हैं। ये अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया है कौन से चैप्टर में? फिजिकल वर्ल्ड में। पहले चैप्टर में। हाँ, ये आपको पढ़ाए थे मैंने। ग्रेविटेशनल फोर्स, Yes, sir. the force of attraction between two bodies। टाइम क्या हुआ है? टाइम अभी है ना? Yes, Sir, sir. कितना मिनट बचा Sir, है अभी? अभी Yes, sir. 10 minutes है. 10 मिनट, ठीक है। ओके 10 minutes है। ओके देन ये हो जाएगा हमारा।
बेखोज यार। एक मिनट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे जो फोर्स, जैसे मान लो ये एप्पल है, एप्पल गिरता है किसकी वजह से गिरता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। देखो अर्थ जो होती है ना, ग्रेविटी के कारण। अर्थ जो होती है ना, अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, उसकी वजह से क्रिएट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज विद द सेम मास लाइक ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे आप ग्रेविटेशन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें फॉर्मूला होता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स का Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो जैसे एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, हाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यस यस एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अभी मैं उसको इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो आपको हवा नहीं लगी कुछ भी। आप इतना समझो कि एक ऑब्जेक्ट को, हर एक इस अर्थ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब को हमारी अर्थ अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या वो किसी के टच में होता है? जैसे ये बॉल, ये कैलकुलेटर है, मेरे हाथ में पकड़ा हुआ हूं मैं इसको, इस टाइम पे भी इसको अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। वो फोर्स जो बिना टच किए लगे, जिनको टच नहीं करना पड़े, जैसे हमने कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे थे? दीवार को ऐसे मार रहा था तब लग रहा था, कैलकुलेटर को एक सरफेस पे रख रहा था तभी कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहे थे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जिनको बिना छुए फोर्स लगे, बिना टच के बिना फिजिकल टच के फोर्स लगे। तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे आप किसी भी इस पेन को अगर मैं नीचे गिरा रहा हूं तो नीचे की तरफ गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? देखो गिर रहा है ना। यस तो अर्थ क्या कर रही है? अर्थ क्या कर रही है इस टाइम पे? अर्थ इस पेन पे फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये पेन को अर्थ अपनी साइड में खींच रही है, इसीलिए हम बोलेंगे कि अर्थ हमारी पेन को अपनी तरफ खींच रही है, वो उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशन। क्या इसके लिए कोई कॉन्टैक्ट की जरूरत है? नो सर, भाई इसके लिए किसी कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में। अब जैसे आपने मैग्नेट्स के खेले होंगे बचपन में, अभी तो बच्चे ही है, और ज्यादा छोटे हो गए जैसे 5th क्लास में 6th क्लास में, तो मैग्नेट से खेले हो कभी? मैग्नेट से? यस देखो आप इधर इस मैग्नेट को देखोगे तो इधर देखो, साउथ पोल से साउथ पोल को मिला रहे हैं, तो इस विदाउट कांटेक्ट के इस पहली मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट के कांटेक्ट में नहीं ला रहे हैं, लेकिन फिर भी पीछे की तरफ फिसल रही है ना मैग्नेट। है तो ये भी, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ये आप पढ़ोगे 12th क्लास में। यस सर। अब देखो जैसे इधर साउथ है, अगर इसको नॉर्थ वाली साइड से मिलाएंगे तो क्या होगा? चिपक जाएंगे दोनों, तो उसे क्या बोलेंगे? अट्रैक्शन, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जैसे साउथ से साउथ या नॉर्थ से नॉर्थ साइड मिलाएंगे तो उधर क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो क्या इसके लिए भी ये देखो इधर विदाउट कॉन्टेक्ट के हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो फोर्स लग रहा है कि नहीं? विदाउट कॉन्टेक्ट के फोर्स लग रहा है, लग रहा है ना। तो ये भी किसी कैटेगरी में आएगा, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अब एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है भाई? आपने देखा होगा पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव है ना, नेगेटिव लेते हैं चलो। नेगेटिव चार्ज आपको पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट करता है, तो एक दूसरे में अट्रैक्शन होती है, एक दूसरे में अट्रैक्शन फोर्स होती है। पॉजिटिव और या फिर बोले अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होती है, या फिर ये बोलूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों में क्या होती है? रिपल्शन होती है। इन दोनों में रिपल्शन फोर्स होती है। सिमिलरली अगर हम पॉजिटिव चार्ज लें तो क्या इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे ये क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलर कंडीशन होती है। जैसे वो अर्थ हमारे किसी ऑब्जेक्ट को किसी फोर्स से खींचती है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमारा जो चार्जेस के बीच में जो एक अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या इसके लिए भी किसी कांटेक्ट की जरूरत पड़ती है क्या? ये जब यहाँ पे थे दोनों गोले, यहाँ पे थे दोनों अपनी अपनी पोजीशन में, तब भी इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, तब भी एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था। तो इनके लिए भी किसी कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम?
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्लियर है? यस सर। अब आता न्यूक्लियर फोर्सेस। अपने न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में लगते हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसके बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से आपका जो न्यूक्लियस होता है वो बंधा रहता है। न्यूक्लियस बंधा रहता है, Yes, उसको sir. हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या उनके उनको भी ये देखो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो हमारा जो हमारी आंखों से देखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनके बीच में भी कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। उस फोर्स के लिए कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है, इसीलिए हम इसको किस कैटेगरी में डालते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की कैटेगरी। नॉन कॉन्टैक्ट। क्लियर हुआ आज का इतना? यस सर। Yes, sir. sir. अब Yes, कल sir. कल पढ़ाएंगे इसको। कल क्या है, कौन सा डेट क्या है कल? 7 यस सर। Yes, sir. 7 Yes, sir. 2023। आप असाइनमेंट को नहीं भूलना है, असाइनमेंट को करके आना है कल। असाइनमेंट का sir. स्क्रीनशॉट सबने ले लिया है? sir, यस सर। असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट सबने ले लिया है ना? यस सर। ओके, देन असाइनमेंट सब लोग करके आएंगे। वैसे अभी 5 मिनट है ना हमारे पास? यस सर। yes sir, 1 मिनट रुको। यहाँ पे इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। No, sir. ओके देन इसको तो टाइम लगेगा यार, 5 मिनट में नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, फिर अब कल ही करेंगे क्योंकि वो हो नहीं पाएगा 5 मिनट में। ओके देन फिर एंड कर दें क्लास को, कल मिलते हैं फिर इसी टाइम। गुड नाइट सर। good night Good sir. night, sir. एवरीवन, वेरी Say गुड good नाइट night, sir. वेरी गुड नाइट एवरीवन। लोगों की छुट्टियां पड़ जाएंगी क्या हुआ? सर। ना मैंने किसी और के बैच के बच्चों से पूछा, वो बोलते 12 डेट को छुट्टियां पड़ जाएंगी। 12 से छुट्टियां पड़ जाएंगी। सर पता नहीं, फिर बोल रहे कि अप्रैल में